बाबा साहब की जयंती पर ये सब भी आज यहाँ आपके साथ इस हर्ष उत्सव में, परंतु वास्तविकता के प्रकाश को परखने के लिए इकट्ठे हुए। मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, आज, कल और पूरा महीना अब बाबा साहब की जयंती पूरे हिंदुस्तान में और शायद पूरी दुनिया में मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को एक दिन नहीं जब हम बाबा साहब की जयंती मनाते, लगभग एक महीने से ज्यादा हर दिन हम बाबा साहब की जयंती का दिन मानते। भाई सतबीर कह रहे थे कि इन्होंने भी एक फंक्शन आज करना था। मैंने कहा अपन अगले हफ्ते कर लेंगे, क्योंकि बाबा साहब की जयंती का तो पूरा महीना होता है और हर दिन जयंती। जहां हम सब खुश हैं, जहां हम इस हर्ष उत्सव को मना रहे हैं, वहां बाबा साहब की जयंती और बाबा साहब को नमन कर, बाबा साहब का जयकारा लगा, बाबा साहब की मूर्ति के आगे शीश झुका, क्या केवल बाबा साहब की जयंती की औपचारिकता पूरी हो जाएगी? क्या इससे ज्यादा? मैं नौजवान साथियों से भी पूछता हूं, बुजुर्गों से भी, हम उम्र साथियों से भी, क्या बाबा साहब की जयंती केवल और केवल शीश झुकाकर संपूर्ण हो जाएगी? मैं अगर आपको एक कहूं तो जवाब नहीं में। बाबा साहब की जयंती का मतलब है बाबा साहब के शब्दों, उनकी शिक्षा, उनके विचारों, उनकी सोच पर पहरा देने की बात। ये उनकी जयंती का मानना है। और मुझे याद है वो कहा करते थे, ये बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा कि जिस दिन हिंदुस्तान व्यक्ति पूजा में लग जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान गुलामी का रास्ता पकड़ लेगा। बाबा साहब तो व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे। वो ये कहा करते थे, मानने हैं तो मेरे असूल मानना, मानने हैं तो मेरे विचारों का अनुसरण करना, मानना है तो जो वो 3 बातें उन्होंने कही थी, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उस मार्ग पर चलकर दिखाना। उन्होंने कहा कि मुझे याद रखना या ना रखना, इन 3 बातों को अवश्य अपने जीवन में आत्मसात कर लेना, मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, साथियों, आज बाबा साहब की जयंती पर मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि बाबा साहब के भारत पर आज हमला हो रहा है। बाबा साहब के भारत पर आज दिल्ली और हरियाणा में बैठी बीजेपी की सरकारों ने हमला बोल रखा है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम राजनीतिक तौर से विरोधी, हमारा विरोध हो सकता है, पर बाबा साहब के मामले में हम इकट्ठे भी हो सकते हैं। पर आज बाबा साहब की सोच, उनकी दृष्टि, उनके विचार, उनके परिवार, उनके अनुयायियों, उनके उपासकों और उनकी बात सुनने वाले, दिल में संजोने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी पर बीजेपी की सरकार ने हमला बोल रखा। और रणदीप ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनका राजनीतिक विरोधी हूं। ये वो लोग हैं जिनकी मानसिकता अंबेडकर विरोधी है। मैं एक तारीख आपको याद दिलाऊं, मुझे नहीं पता नौजवान पीढ़ी में किसी को वो याद भी है या नहीं, नोट कर लीजिए। आजकल तो जवान बच्चे सब टेलीफोन पे कंप्यूटर रखते हैं, चेक करिएगा, गूगल पे आ जाती है अब तो सब कुछ। नोट करिए एक तारीख, कहीं लिख लीजिए अपने मन में। तारीख है 12 दिसंबर 1949। हमारा संविधान बाबा साहब लेकर आए 26 जनवरी 1950 को। ठीक बात है। 12 दिसंबर 1949 यानी संविधान बनाने से भी 2 महीने पहले आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के जो पितृ संगठन हैं, उन दिनों जनसंघ और आरएसएस होता था,
उन्होंने रामलीला ग्राउंड में बाबा साहब अंबेडकर का पुतला फूंका था। पत्रकार साथी भी नोट कर रहे। ये लोग जन्मजात अंबेडकर विरोधी हैं, जन्मजात ये अंबेडकर विरोधी रहे। 12 दिसंबर 1949 को पहला पुतला आजाद हिंदुस्तान में जब फूंका गया तो आरएसएस के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर का रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर फूंका। इसलिए नहीं कि बाबा साहब ने उनकी जमीन ले ली थी, नहीं, इसलिए कि सदियों की दास्ता और रूढ़िवादिता को हिंदुस्तान के संविधान ने वो सारी 5000 साल की बेड़ियों को छुआछूत की तोड़कर फेंक दिया था, इसलिए तोड़ा था, इसलिए फूंका था मेरी बहन कि बाबा साहब अंबेडकर गरीब गरीब की नहीं, दलित दलित की नहीं, महिला की भी बराबरी की बात किया करते थे, इसलिए उनका पुतला फूंका करते थे। जो लोग 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर का पुतला फूंक रहे हो, वो आज बदल गए होंगे क्या? वो आज बदले नहीं। और इसीलिए इनके दो लोगों ने जो पिछले 8 से 9 साल में कहा, मैं उनकी 2-2 लाइन पढ़कर बताऊंगा। मोहन भागवत जी का नाम तो सुना है ना आपने, सबने सुना है ना? प्रधानमंत्री भी जहां जाके लंबे लेट जाते हैं, आरएसएस के वो प्रमुख मोहन भागवत जी, वो ये कहते हैं आरक्षण पर, इससे पिछले बिहार के चुनाव में कहा था, याद हो, मैंने उठाया था, उसके बाद उनको वो बयान वापस लेके कहा मुझसे गलती हो गई, जब मैंने वो उठा लिया था तो बिहार में उन्होंने कहा था आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है, ये मोहन भागवत जी ने कहा था। और आरएसएस के, बीजेपी के प्रचार प्रमुख कौन है? वो है मनमोहन वैद्य। उन्होंने क्या कहा था वो और सुन लीजिए। मनमोहन वैद्य जी ने कहा सभी को साथ लाने के लिए आरक्षण को खत्म करना होगा, आरक्षण से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। ये वो लोग हैं जो 1949 में भी अंबेडकर विरोधी थे, नेहरू विरोधी थे, ये 1910 और 20 में भी, और आज भी ये गरीब विरोधी है। अंबेडकर जी का विरोध व्यक्ति का विरोध नहीं था, ये उस सोच का विरोध था जो गरीब और अमीर की खाई को मिटाने वाली सोच है। साथियों, जब जब बीजेपी आती वो संविधान क्यों तोड़ती, क्यों कोशिश करती है कि संविधान टूट जाए? कई लोग तो कहते हैं जी मैं तो इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाया था, बीजेपी इसे तोड़ रही है। नहीं, वो इसलिए नहीं तोड़ रहे कि बाबा साहब ने बनाया था। माफ करना, आपको अजीब बात लगेगी आज मेरी, वो इसलिए नहीं तोड़ रहे संविधान, वो इसलिए तोड़ रहे हैं कि संविधान दलित को, आदिवासी को और पिछड़े को बराबरी का अधिकार देता है, इसलिए तोड़ रहे हैं। और याद करिए 2000 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया? संविधान समीक्षा आयोग बनाया। मैं उन दिनों भारतीय युवा कांग्रेस का प्रधान था, याद है ईश्वर जी? हमने सबसे पहले वाजपेयी जी का कारकेड रोक दिया, प्रधानमंत्री थे, वो मारते रहे, हमें मारते रहे, बच्चों के सर फूटते रहे, हमने वो सड़क खाली नहीं की, 5000 बच्चा लेट गया, कितनों को मारोगे? मेरे ख्याल से 200-300 बच्चों की हड्डियां तोड़ दी, हम हिले ही नहीं, प्रधानमंत्री का कारकेड को रुकना पड़ा। फिर सोनिया गांधी जी ने, उन दिनों माधवराव जी भी होते थे जिंदा, हमने वो मामला संसद में उठाया, फिर संसद का घेराव किया। फिर उस समय मुझे चोट भी लग गई थी, तो चोट लगे में फिर संसद का घेराव किया युवा कांग्रेस ने, सोनिया जी भी आई उस कार्यक्रम में, और आखिर में वो संविधान समीक्षा आयोग रुक गया, वो हो नहीं पाया है।
अब 2024 में क्या किया वो तो आपको सबको याद है। वो चलो 2000 पुरानी बात होगी, 24-25 साल वाली। इस बार ये कहा करते थे कि 400 सीटें दे दो बीजेपी को, हम संविधान बदल देंगे। सही बात है कि गलत है? इस बार तो इनके एमपी के उम्मीदवार ही कहा करते थे। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में रोज कहते थे लोग 240 पर ले आए, बैसाखियों पे खड़े कर दिए लाके। नहीं, अगर 400 दे देते संविधान, आज ये जयंती नहीं मना रहे होते आप। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर आपने इनको 400 दे दिए होते एमपी, जयंती नहीं मना रहे होते आज देश बदल गया होता। और इसके बावजूद भी 17 दिसंबर 2024, एक तारीख और याद कर लीजिए, संसद में संविधान पर बहस हो रही थी। आपने देखी कांग्रेस पार्टी की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या क्या संविधान पर कहा था, मैंने वो सारी बातें रखी। उसके बाद गृह मंत्री जवाब देते, खड़गे साहब ने रखी, जो खुद एक दलित समाज से हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हमारे बुजुर्ग। उसके बाद अमित शाह की बारी आई और 17 दिसंबर 2024 को देश की संसद में, जो बाबा साहब के संविधान से ही बनी है, पहली बार किसी सरकार के मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान भी किया, अमित शाह ने, और उनके अनुयायियों का भी किया। खड़गे साहब को ये कहते हैं, क्योंकि वो एक विशेष दलित समुदाय से हैं, कि ये पीछे आपके बैठा है नौजवान मेरी तरफ इशारा करके, और आप अम्बेडकर 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 पुकारते हो। अमित शाह के शब्द हैं, अम्बेडकर की बजाय कोई और नाम ले लिया होता तो तुम्हारी जिंदगी तर जाती। बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान किया, उनके अनुयायियों का अपमान भी किया। इनका दिमाग नहीं सुधरा अभी भी, इनका दिमाग अभी भी वही। 400 सीट नहीं आई वो अलग बात है, इसलिए संविधान नहीं बदल सकते, पर दिमाग नहीं बदला। इसीलिए ये साल 1509 का गुरु रविदास का मंदिर भी तुगलकाबाद दिल्ली में तोड़ा था इन्होंने। इसलिए नहीं तोड़ा कि वहां कोई जगह की जरूरत थी, केवल हमको नीचा दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम अभी भी हमारे बराबर नहीं हो। बीजेपी ने बुलडोजर लगाया। मेरी बात गलत तो नहीं? सबसे पहला आदमी रणदीप सिंह सुरजेवाला खड़ा हुआ था वहां जाके, गिरफ्तारी देने वालों में भी था। पर ये हमें केवल ये कहते हैं कि तुम हमारे बराबर नहीं हो, इसलिए इन्होंने बाबा साहब, इन्होंने गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा था तुगलकाबाद दिल्ली में पीछे। साथियों, हमारे एक भाई हैं छोटे दलित समाज से, उसका नाम है टीकाराम जूली। ये विपक्ष का नेता है, नौजवान, राजस्थान में। इस बार कांग्रेस ने सारे बड़े बड़े लीडरों को छोड़कर एक दलित के बेटे को अपना विपक्ष का नेता बनाया, राजस्थान जैसे बड़े प्रांत में पहली बार। वो पीछे अलवर में, अपने पड़ोस में हरियाणा के, एक मंदिर में चला गया। भगवान राम का मंदिर था, मत्था टेकने सब जाते हैं। बीजेपी के लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से साफ किया। बोले दलित है, शूद्र है, ये यहां आ गया, मंदिर अपवित्र हो गया। आज भी इनकी ये सोच है, मैं आपको ये कह रहा हूं, इनकी सोच में गड़बड़ है। 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला फूंकने से लेके 17 दिसंबर 2024 को संसद में अमित शाह द्वारा बाबा साहब का अपमान किए जाने से लेकर, और टीकाराम जूली एक दलित के बेटे का, जो विपक्ष का नेता है, छोटी मोटी चीज नहीं है, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन है, मंदिर में भगवान राम के मत्था टेकाया तो गंगा जल से इन्होंने साफ किया। बोले ये तो दलित है, हमारा मंदिर है पवित्र हो गया। ये इनकी सोच का हिस्सा है। मैं जब कहता हूं इनकी सोच नहीं बदली, 75 साल बदल गए, सोच नहीं बदली, तो ये है वो सोच। और साथियों, ये हमारे आरक्षण पर हर रोज हमला बोलते हैं। आप कहेंगे रणदीप कैसे बोलते हैं? 30 लाख सरकारी नौकरियां आज हिंदुस्तान में खाली पड़ी। आधी तो एससीबीसी की है, 50% तो है,
भरो ही ना, आप पे आरक्षण खत्म हो गया। संविधान भी खत्म करने की जरूरत नहीं, अगले का काम करो ही मत। किसी को रोटी खानी हो, प्लेट रख दो, उसमें रोटी डाल लो ही मत, रोटी डलेगी नहीं, अगले का पेट भरेगा नहीं। 30 लाख अगर नौकरियां खाली हैं तो 15 लाख तो एससी बीसी समाज की भी हैं, भरते ही नहीं, खाली पड़ी हैं। 10 साल में आदित्य यहां से बता रहे थे कि फैक्ट्रियां बंद कर दी। मैं सारा रिकॉर्ड निकलवाया, सरकार से लिखित में मांगा जवाब, लिखित में देना पड़ता हमें, एमपी को तो देना पड़ेगा। 23 सरकारी फैक्ट्रियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लगी हुई थी वो बेच दी, 4 लाख करोड़ रुपया कमाया। लिख के भारत सरकार का जवाब है, 4 लाख करोड़ में 23 फैक्ट्रियां बेच दी। जैसे ही मैं अपनी फैक्ट्री भाई साहब को बेच दूं, इनको बेच दूं, आपको बेच दूं, फैक्ट्री प्राइवेट होगी, आरक्षण खत्म हो गया, एससी बीसी का खत्म, फिर आरक्षण की लोड ही नहीं रही। नहीं तो हर फैक्ट्री में एससी और बीसी को आरक्षण देना पड़ेगा, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तीसरा तरीका है, बाड़क लगाओ ही ना, आउटसोर्सिंग से लगाओ या ठेकेदारी से लगाओ। ना ठेकेदारी में रिजर्वेशन है, ना आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन अपने आप खत्म, पक्के लगाओ ही, अपने आप रिजर्वेशन खत्म। एक काम और किया, कांग्रेस पार्टी एक नीति लेकर आई, क्योंकि हमारा ये मानना, राहुल जी को आपने सुना होगा, मैं भी हमेशा ही कहता हूं, कई बार ये हो जाता है कि जब तक किसी गरीब समाज का आदमी खुद ना बैठा हो, जब बजट बनाते हैं तो एक अपने यहां कहावत है हिंदुस्तान की, आंधा बांटे सीरणी, मुड़ मुड़ अपने को दे, है ना जी अपने कहावत, पुरानी कहावत है। क्या होता है जब बजट बनाते हैं और अगर वहां दलित समाज का कोई आदमी ना बैठा हो तो उन गरीबों को उसमें से पैसा नहीं देते। ये आम रवायत है। नॉर्मली जो बैठा होता है वो उसकी मर्जी होती है, वहां 2 या 3 या 4 अफसर बनाते हैं बजट, आपको पता है, एक मंत्री पेश करता है। कांग्रेस ने कहा ये नहीं चलेगा। जब सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तो एक केलकर कमेटी होती थी, हमने वो बनाई, उससे रिपोर्ट ली और ये कहा कि हर सरकार के बजट में दलित सब प्लान बनानी पड़ेगी। ये जो बड़े हैं उन्हें पता है, जो यंग हैं शायद उन्हें नहीं पता, ये दलित सब प्लान क्या है। दलित सब प्लान ये है कि जितनी जनसंख्या है दलितों की, अगर 100 रुपए है मेरे पास और दलितों की संख्या 20% है तो 20 रुपया उनको जरूर देना पड़ेगा। क्यों? बाकियों को मिल जाता है, इन गरीबों को देना नहीं कोई। एससी बीसी जरूर रह जाते हैं, जब देने की बारी आती है तो वो छूट जाएंगे। तो उनकी जनसंख्या के आधार पर बजट देना पड़ेगा। 2014 में सरकार बदल गई, अब मोदी आ गया, खट्टर और नायब सैनी आ गए, उन्होंने उस पर काटा मार दिया, दलित सब प्लान खत्म कर दी। आज मैं आपको कहता हूं पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस की ओर से, पत्रकार साथी चाहे नोट कर ले, जिस दिन हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज बनेगा, कानून बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, लॉ पार्लियामेंट से पास करेंगे और उसमें लिख देंगे कि जितनी जनसंख्या है एससी समाज की उतना बजट देना कंपलसरी है, आप काट नहीं सकते उनका। फिर किसी का राज आओ, फिर कटना ही नहीं। मैं आज आपको ये बात कह के जाता हूं, ये कांग्रेस का फैसला है, ऑलरेडी राहुल गांधी जी ने कर लिया, हमने ये बात कर ली, यही एक तरीका। नहीं तो इसने टीका लगाना होगा यो लगा देगा, उसने लगाना होगा वो लगा देगा, इसने लगाना होगा ये लगा देगा, मुंह देख में टीके लगते फिरेंगे। अगर रणदीप जैसा कोई बैठा होगा तो मिल जाएगा, जिस दिन दूसरा कोई भाई आ गया बीजेपी वाला, वो काट देगा। ऐसे नहीं चलेगा, कानून ही बना देगा। ये कटिया काटना ही है एक बार में। ये क्यों कहने लग रहा हूं मैं, क्यों जरूरत है, इसका सबूत है मेरे पास जो मैं लेकर आया हूं, देश का भी और प्रदेश का भी। पत्रकार साथियों, आपको भी आज बताना चाहता हूं,
जब गरीबों के बजट की बारी आती है पहले तो इन्हें रुपये नहीं देते। आप बाबा साहब की बात तो करते, बाबा साहब के जो बच्चे हैं उनके साथ अन्याय करते हैं। बाबा साहब की मूर्ति पे फूल चढ़ाओ, उनके बच्चों को मार दो, फायदा क्या है? जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उन्हें खत्म कर दो, बाबा साहब की मूर्ति लगा लो। ये यही करते हैं। ये नाम का बस नाम लेते हैं, बाकी काम कुछ नहीं। ये कैसे मार रहे हैं? बाबा साहब के भारत का पर कैसे हमला बोल रखा है। 10 साल में मैंने इनका बजट निकाला, ज्यादा लंबा भी छोड़ दो, 5 साल का देख लो। 2019-20 से 2023-24 तक जो दलितों को इन्होंने